देखिए फिलहाल तो अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और इस इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ईरान को मिल रहा है और ईरान यहाँ पर जानबूझकर अमेरिका को उकसा रहा है कि तुम आओ मेरे साथ और यहाँ पर युद्ध करो, लेकिन अमेरिका है जो कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। मतलब अमेरिका यहाँ पर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा इस ईरान के साथ। फिलहाल वहां पर वॉर शांत हो चुकी है। तो फिर इस अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होने वाले, इस इलेक्शन का फायदा किस तरीके से ईरान को मिल रहा है, इसको अपन समझते हैं डिटेल में। देखिए जब से अमेरिका और ईरान के बीच और चालू हुई है तब से पूरे जितने भी कुछ देश है पूरे दुनिया के अंदर, उन सभी देशों के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है कुछ ना कुछ प्रतिशत। वैसे अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी महंगाई बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ वहां पर जो ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। भले अमेरिका के पास अपनी खुद के ऑयल हो, लेकिन फिर भी वहां पर जो नेशनल लेवल का मार्केट होता है उसी हिसाब से वहां पर ऑयल का प्राइस रखा जाता है। तो फिर इसकी वजह से भी ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से वहां पर महंगाई बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर इसी बात का नुकसान अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को हो रहा है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि इन रिपोर्ट्स के अनुसार ये देखने को मिला है कि लगभग अब तक इस वॉर के अंदर अमेरिका ने 30 अरब से लेकर 50 अरब तक मनी, इतना पैसा इस वॉर के अंदर झोंक दिया है, फूंक दिया है इस वॉर के अंदर। अब देखिए इतना पैसा लगभग अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे ना एक अपने लामिन भारत की करेंसी के हिसाब से, तो लगभग ये 5 लाख करोड़ से लेकर 8 लाख करोड़ के बीच का अमाउंट है। तो फिर इतना बड़ा अमाउंट अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप बस अपने सैन्य खर्चे के ऊपर मतलब इस वॉर के अंदर यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बात यहीं पर नहीं खत्म होती, क्योंकि देखिए अमेरिका ने इस वॉर के अंदर लगभग अपनी मिसाइलों का कुल जितना भी कुछ उसका साटा है उसमें से 40-50% अपना स्टॉक खत्म कर दिया है। उसके अंदर जो आने वाली थार्ड मिसाइल है, टॉमाहॉक मिसाइल है, ये जो टॉप क्लास मिसाइल है वो भी लगभग 40 से 50% खत्म हो चुके हैं और इन्हें बनाने में लगभग मिलियन ऑफ डॉलर का खर्चा आता है। और लगभग जितनी मिसाइलें अभी तक खत्म हो चुके हैं इनको पूरी तरीके से फिर से उतनी ही मिसाइल बनानी होगी ना, तो फिर लगभग और 2-3 साल लग जाएंगे। मतलब 2-3 साल में बनाने वाली जितनी मिसाइलें उन्होंने बस 4-5 महीने के वॉर में खत्म कर दिए। और देखिए ये जो सारी मिसाइलें थी अमेरिका के, अमेरिका इन सारी मिसाइलों को कहां पर यूज कर सकता था? मतलब अगर इस वॉर के अंदर ईरान के खिलाफ अगर यूज नहीं करता तो फिर कहां पर यूज कर सकता था? तो फिर इसका बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा चाइना और रशिया। अमेरिका खास करके चाइना और रशिया इन दोनों के खिलाफ इन सारी मिसाइलों का यूज कर सकता था, क्योंकि अमेरिका के लिए असली एनिमी जो कंट्रीज है वो चाइना और रशिया, ये दोनों ही कंट्री है। क्योंकि इन्हीं दोनों कंट्री से है ना अमेरिका को थ्रेट लगा रहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बस एक अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए यहाँ पर ईरान के साथ और छेड़ दी और लगभग इतना सारा पैसा और इतनी सारी मिसाइलें खत्म कर दी। और इस युद्ध के अंदर भी सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो फिर इन्हीं दो देशों को मिला है, रशिया और चाइना को। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका कमजोर होता जा रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी भी खराब होती जा रही है और अमेरिका की मिसाइलें हथियार भी खत्म होती जा रहे हैं। और एक हिसाब से अगर देखा भी जाए ना तो फिर 2024 के इलेक्शन जब हो रहे थे अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं जो भी रशिया के खिलाफ अभी वॉर चल रहा है यूक्रेन का, उस वॉर का पैसा रोककर अपने देश के अंदर लाऊंगा और अपने देश के इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अमेरिका ने मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, वहां पर जाने वाला पैसा रोक तो दिया, लेकिन अपने देश के अंदर यूज करने के बजाय उसको ईरान के अंदर ट्रांसफर कर दिया, मतलब जो वहां पर वॉर चल रहा है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इतना जो सारा पैसा इस युद्ध के अंदर झोंक दिया, लगभग 4-5 लाख करोड़ से लेके 7-8 लाख करोड़ रुपए कहा जा रहा है। अब इसे मिनिमम 4 लाख करोड़ का भी अमाउंट मान के चलते हैं तो फिर देखिए ये सारा पैसा कहां से आता है? ये सारा युद्ध के अंदर जो पैसा यूज किया गया है वो अमेरिका की जनता से आता है। जो अमेरिका की जनता वहां पर टैक्स पेयर मतलब टैक्स पे करती है, टैक्स पेयर का पैसा ये सारा का सारा। तो फिर यही पैसा अगर मान के चलिए डोनाल्ड ट्रंप किसी अपने देश के अंदर डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जैसे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, रेलवे नेटवर्क या फिर रास्ते, सड़क, इन सारी चीजों के अंदर कर सकते थे यूज। लेकिन इन्होंने इस युद्ध के अंदर ये पैसा फूंक दिया, इसलिए है ना वहां की जनता काफी ज्यादा नाराज चल रही है। वैसे भी है ना अमेरिका के अंदर अगर आप पूछोगे ना तो फिर लगभग 70% लोग अमेरिका के अंदर चाहते नहीं कि ये वॉर हो, मतलब वो इस ईरान के वॉर के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है उसके साथ नहीं है। और इसके अलावा जो अप्रूवल रेटिंग होती है, जो कि वहां पर अमेरिका में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेटिंग होती है किसी भी प्रेसिडेंट के लिए, तो फिर वहां पर भी है ना अभी डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग काफी ज्यादा नीचे गिर चुकी है। फिलहाल तो है ना 40% के आसपास उनकी अप्रूवल रेटिंग थी, लेकिन अभी वो अप्रूवल रेटिंग 35 से लेकर 36% ही रह चुकी है। और इसी अप्रूवल रेटिंग का फायदा है ना नुकसान, सॉरी, इसी अप्रूवल रेटिंग का नुकसान अभी इलेक्शन के अंदर इनको उठाना पड़ सकता है, जो भी अभी इलेक्शन अभी अमेरिका के अंदर होने वाले हैं। देखिए अमेरिका के अंदर 2 सदन होते हैं। देखिए इससे पहले तो है ना आप समझिए कि ये यूएस कांग्रेस होता है, इसके अंदर 2 सदन होते हैं। जैसे भारत के अंदर संसद भवन होती है, वहां पर लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो फिर वैसे ही है ना यहाँ पर भी यूएस कांग्रेस के अंदर रिप्रेजेंटेटिव हाउस एक होता है और सीनेट हाउस एक होता है। तो फिर ये जो सदन होते हैं ना, ये 2 सदन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अमेरिका के अंदर है ना लगभग देखिए राष्ट्रपति का चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है अमेरिका में, मतलब भारत के जैसे नहीं होता। भारत के अंदर जितने सांसद चुन के आएंगे, मतलब जिसके सांसद के पास बहुमत है वही वहां पर
प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत के अंदर का ये सिस्टम है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव अलग तरीके से होता है और रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर, उनका चुनाव अलग तरीके से होता है और जो सीनेट होते हैं उनका चुनाव अलग तरीके से होता है। अब देखिए, ये जो सीनेट होते हैं ना पूरे अमेरिका के अंदर, उनका चुनाव लगभग 2 साल में होता है और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना जो कि पूरे अमेरिका के अंदर, उनका चुनाव एक साथ होता है, मतलब लगभग 435 सीटें। तो फिर इन सभी सीटों के ऊपर हर 2 सालों में एक बार चुनाव होता है। आप ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, आप इनको एक तरीके से सांसद मान सकते हैं, मतलब वो सांसद की कैटेगरी में आते हैं जहां पर अपने सांसद जिस तरीके से का काम कर सकते हैं। तो फिर उनका चुनाव हर 2 सालों के अंदर आता है। लेकिन जो सीनेट होते हैं ना, उनका कार्यकाल 6 सालों के लिए होता है। एक सीनेट एक बार चुन लिया जाता है तो फिर वो 6 साल के लिए वहां पर रह सकते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये अमेरिका है। अमेरिका के अंदर देखिए, जैसे कि ना, मैं अगर इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो फिर देखिए, मान के चलिए यहाँ पर एक बार सीनेट का चुनाव हो चुका है, तो फिर हर 2 सालों के अंदर एक जगह पर सीनेट का चुनाव आता है। तो फिर लगभग 100 सीटें होती है सीनेट की पूरे देश के अंदर। तो फिर 100 में से 35 सीटों के आसपास चुनाव हर, मतलब 1/3 सीटों के ऊपर हर 2 सालों में चुनाव होता है। तो फिर अगर मान के चलो यहाँ पर चुनाव होता है तो फिर ये 2 सालों में एक बार होगा। तो फिर यहाँ पर है ना 2 साल होने के बाद यहाँ पर अगले 2 सालों बाद चुनाव होगा वहाँ के सीनेट का। फिर वहाँ के यहाँ पे सीनेट पे अगले 2 सालों के बाद होगा। तो फिर एक बार यहाँ पर 2 सालों के बाद हो चुका है ना, तो फिर इसके और इसके खत्म होने तक यहाँ पर 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद जैसे यहाँ पर चुनाव 2 सालों के बाद खत्म होगा तो फिर यहाँ पर आएगा, तो फिर इनके 6 साल खत्म हो जाएंगे। तो फिर हर 2 सालों में 1/3 सीटों के ऊपर सीनेट का चुनाव होता है और उनका कार्यकाल 6 सालों के लिए होता है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो पूरे अमेरिका के अंदर उनका चुनाव हर 2 सालों में, पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर उनका चुनाव होता है हर 2 सालों के अंदर। और ये लगभग पूरी सीटें होती है जितनी भी अमेरिका के अंदर होती है, लगभग 435 सीटें है। तो फिर ये उनका चुनाव हर 2 सालों में आता है। अब देखिए, यहाँ पर अमेरिका के अंदर अगर तो फिर यहाँ पर अभी सर्वे निकल कर आ रहा है। देखिए, फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव जितने भी है, जहां पर 218 का बहुमत होता है रिप्रेजेंटेटिव का पूरे अमेरिका के अंदर, तो फिर 435 में से, तो फिर अमेरिका के अंदर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को इक्वल है, मतलब जितना चाहिए उतना ही है, एक भी ज्यादा नहीं और एक भी कम नहीं है। और सीनेट की बात रही तो फिर सीनेट के अंदर लगभग 100 में से 51 चाहिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पास 53 है। तो फिर 53 का आंकड़ा ठीक है। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर कहा यह जा रहा है कि जो ये अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2-4 महीने में इतना बड़ा काम करके दिखाया, मतलब ये युद्ध करके दिखाया, तो फिर इसकी वजह से जो वहां पर महंगाई बढ़ी है, इतना सारा पैसा बाहर जा चुका है, अर्थव्यवस्था हिली पड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, ठीक से जॉब नहीं मिल रही लोगों को। तो फिर ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग नीचे गिर चुकी है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को नापसंद किया जा रहा है। इसका नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को इस इलेक्शन के अंदर होते हुए दिख रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट से निकल कर आ रही है कि कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जो रिप्रेजेंटेटिव का जो चुनाव है उसके अंदर अपना बहुमत खो सकते हैं। 218 सीटें वहां पर होती है बहुमत के लिए, वहां पर उनको पूरी की पूरी सीटों में से मतलब 218 भी मिलती हुई नहीं दिख रही है, मतलब बहुत कम इनको सीटें मिल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है 10-20 सीटें वहां पर उनको कम मिल जाए रिप्रेजेंटेटिव के लिए, क्योंकि 218 का जो बहुमत है वहां पर हो सकता है कि उनको 200 के आसपास सीटें मिल जाए। अगर एक भी सदन के अंदर बहुमत उनका कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो 2 सदन है, रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, तो फिर दोनों में से एक भी सदन के अंदर इनकी बहुमत की क्षमता खो जाती है, तो फिर ऑलमोस्ट वो कोई भी फैसला ठीक से नहीं ले पाएंगे। जितना भी उनका आर्थिक बिल होता है, सेना के लिए बजट पेश करना, फिर देश की इकोनॉमी चलाने के लिए अलग अलग बिल पास करना, वो जो सारी चीजें होती है ना, वो दोनों सदनों के अंदर से पास होनी चाहिए। तो फिर एक सदन के अंदर भी अगर डोनाल्ड ट्रंप का बहुमत खो जाता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप है ना, फिलहाल तो इस युद्ध के अंदर जाना ही नहीं चाहते। वो जितना हो सके पहले तो है ना, पिछले महीने से ट्राई कर रहे थे कि मैं किसी भी तरीके से सीज फायर कर लो और ये दिखा दूं कि देखो मैंने तो झंडे गाड़ दिए और मैं यहाँ पर जीत गया, मतलब ये इस तरीके से ट्राई कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, ईरान अच्छी तरीके से जानता था कि हमें इस युद्ध को जितना हो सके उतना लंबा खींचना है, इससे फायदा उनका ही होगा ईरान का, क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप के लोग, मतलब जितनी भी पॉपुलरिटी है अमेरिका के अंदर खिसकेगी, और जितनी कम होगी उनकी पॉपुलरिटी उतना ही फायदा ईरान को होगा। क्योंकि मान के चलिए अगर इस युद्ध के कारण डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान हो जाता है और उनका बहुमत खो जाता है, तो फिर इसका सबसे बड़ा फायदा ईरान को ही होगा। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप पूरे अपने बहुमत में, अपनी क्षमता के अंदर नहीं रहेंगे, अपनी मतलब मजबूती से लोकतंत्र के अंदर नहीं रहेंगे अमेरिका के अंदर, तो फिर वो ठीक से फैसले नहीं ले पाएंगे। तो फिर इसका फायदा ईरान को होगा इस वॉर के अंदर। तो फिर इसलिए ईरान को है ना सबसे ज्यादा फायदा इस इलेक्शन से हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर मतलब डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल
इतना स्ट्रिक्टली और नहीं लड़ रहे इस ईरान के साथ जितना शुरू में 2 महीनों के अंदर लड़े थे वो। तो फिर किसी भी तरीके से वो युद्धों के अंदर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन सीज फायर तो यहाँ पर होने नहीं वाला, क्योंकि ईरान खुद करना नहीं चाहता। जितनी बार भी सीज फायर हो चुका है वो टूट चुका है और आगे भी ये नहीं होगा। तो फिर जब तक यहाँ पर इलेक्शन खत्म नहीं हो गए, इलेक्शन अभी नवंबर के अंदर होने वाले, 3 नवंबर एग्जैक्टली डेट है। तो फिर देखते हैं अभी क्या होगा, लेकिन ईरान को इसका सबसे बड़ा फायदा हो रहा है। अब देखिए, इसके अलावा ईरान को यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, ईरान ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि हमें कोई भी खत्म नहीं कर सकता। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि मैं पाषाण युग में ईरान को भेज दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं और ईरान भी जानता है। तो फिर ईरान बस इतना ही जानता है कि किसी भी तरीके से ये जो हॉर्मुज है ना, अपने हाथ से जाना नहीं चाहिए। मतलब इनके हाथ में एक ऐसी चाबी लग चुकी है, ये जानते हैं। जब तक अभी मतलब इनको पता ही नहीं था कि हॉर्मुज क्या है। हॉर्मुज एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, ऐसा अभी इनको पता चल चुका है। तो फिर अभी ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को खोना नहीं चाहते ये ईरान वाले। तो फिर इसलिए है ना, ईरान वाले चाहे कुछ भी हो जाए, इस हॉर्मुज के ऊपर का कंट्रोल जाने नहीं देंगे। ये फिलहाल तो ईरान की गवर्नमेंट का मतलब एक स्टैंड है। और इस युद्ध के अंदर ये तो मतलब पहला फायदा ईरान को मिलने वाला है, लेकिन दूसरा फायदा ये है कि मतलब ईरान ये भी साबित कर देगा कि देखो, हम डरने वाले में से बिल्कुल नहीं है। मतलब हमें कोई हरा नहीं सकता। ये भी यहाँ पर दूसरा एग्जांपल सेट हो जाएगा। तो फिर ये 2 बड़े फायदे ईरान को हो गए। अब देखिए, इसके अलावा ईरान के बारे में मैं स्पेशली है ना, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो कि आपको न्यूज़ के ऊपर कभी देखने को नहीं मिलती। जो वहाँ पर लोकल लाइफ है ना, वहाँ की कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपको कभी बाहर आती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि ईरान के अंदर क्या चल रहा है बस वहाँ के लोगों को ही पता होता है। आपने पिछले कुछ महीनों पहले देखा होगा कि वहाँ पर कितने सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। वहाँ का एक वीडियो भी कभी-कभी वीडियो वहाँ से बाहर निकल कर आ रहे थे। तो फिर वहाँ का पूरा कंट्रोल वहाँ की गवर्नमेंट रखती है। इंटरनेट के ऊपर पूरा एक्सेस, हर एक चीज़ वहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो फिर न्यूज़ के ऊपर है ना कुछ अलग चीज़ें दिखाई जाती है, लेकिन वहाँ पर रियल लाइफ है ना अलग होती है। तो फिर मैं आपको बस अभी कुछ अपने इंडिया के कुछ ट्रैवलर भाई है जो वहाँ पर जाते रहते हैं। तो फिर अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले ये ईरान के अंदर गए थे। तो फिर मैं आपको उनके थ्रू समझाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है ईरान के अंदर। देखिए, इनका नाम विष्णु है और ये एक ट्रैवलर है, व्लॉग बनाते हैं अपना, मतलब हर एक कंट्री में जाके घूमते हैं। और फिलहाल है ना, इस 10-15 दिन पहले ये ईरान के अंदर गए थे। अब ईरान के अंदर है ना, इन्होंने हर एक सिटी, मतलब जितनी भी बड़ी-बड़ी सिटी होती है वहाँ पर वो घूम के आए। तो फिर विष्णु भाई वहाँ पर जब गए थे, तो फिर विष्णु भाई ने है ना लगभग हर सिटी के अंदर ट्रैवल किया। देखिए, तेहरान के अंदर गए थे स्टार्ट में, फिर इस्फान के अंदर गए थे, फिर बंदर अब्बास के अंदर गए थे और हरमुज के अंदर भी गए थे। और मुझे स्पेशली इन्हीं चारों जगहों पर देखना था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ईरान के अंदर। क्योंकि देखिए, जब वॉर स्टार्ट हुई थी ना, तब तेहरान के अंदर, इस्फान के अंदर, मतलब जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है उनकी हत्या की गई थी, वो यही सारी सिटी थी तेहरान के अंदर। तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बमबारी की गई थी। और इसके अलावा ये जो हरमुज के पास ये बंदर अब्बास है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बमबारी की गई थी अमेरिका की तरफ से। और हरमुज के अंदर भी अभी और मतलब यही पर ही चल रही। तो फिर विष्णु भाई जो है ना, वो सभी जगहों पर गए थे, तेहरान, इस्फान, बंदर अब्बास और ये जो हरमुज है, वहाँ पर इन चारों जगहों पर जाके आ चुके हैं। अब देखिए, ईरान के अंदर जो फिलहाल लोकल लाइफ है ना, ये लोकल लाइफ बहुत अलग तरीके से चल रही है। वहाँ पर है ना, मतलब देखने को ये मिलेगा। देखिए, बंदर अब्बास की फोटो है। बंदर अब्बास के अंदर फिलहाल तो नॉर्म एकदम अच्छे तरीके से लोकल लाइफ वहाँ पर नॉर्मली चल रही है। और ये देखिए, ये है ना, मतलब ट्रैवल करके यहाँ से एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। देखिए, ये बंदर अब्बास है। बंदर अब्बास के अंदर की मैंने अभी फोटो दिखाई थी आपको। बंदर अब्बास से लेके है ना, ये हरमुज आइलैंड के ऊपर गए थे। ये जो हरमुज आइलैंड है, ये पूरा का पूरा स्टेट ऑफ हरमुज है। तो फिर ये वहाँ पर बोट लेके गए थे। ये देखिए, वहाँ पर उनके जो कैप्टन थे, कैप्टन अच्छे तरीके से समझा रहे थे कि मतलब किस तरीके से वहाँ पर मतलब वॉर चालू है। और सारे सिचुएशन जो है ना कितनी ज़्यादा नॉर्मल है। मतलब जो न्यूज़ के ऊपर चल रहा है, दिखाई जाती चीज़ें वो अलग होती है और नॉर्मली अलग होती है। ये लवप्रीत भाई है, ये भी एक ट्रैवलर है, घूमते रहते। और देखिए, इस तरीके के वहाँ पर है ना, फिलहाल तो सैकड़ों में आपको यहाँ पर जहाज देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल तो है ना, ये देखिए, ये जो है ना, ये हरमुज आइलैंड के ऊपर का तस्वीर है। तो फिर हरमुज के ऊपर भी एकदम नॉर्मल लाइफ है। उन्होंने वहाँ पर मतलब ये बस वहाँ पर ऐसा नहीं कि वो हीरोगिरी करने गए थे, कि दिखाने के लिए गए थे कि देखो मतलब मैं बहुत कुछ भी कर सकता, नहीं। बस वो वहाँ पर है ना, वहाँ की जो लोकल लाइफ है, मतलब वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चल रही है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए गए थे ये दोनों भी। तो फिर ये एक वहाँ पर अच्छी चीज़ है। और इनके थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली कि एकदम नॉर्मल लाइफ है वहाँ पर। वहाँ के लोग यूज टू हो चुके हैं इस वॉर से। और ये बात तो इन सबको पता है कि इनके मतलब नॉर्मल लोगों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मतलब जिस तरीके से चीज़ें दिखाई जाती है। हाँ, कभी कभी ईरान के ऊपर सिर्फ जो लोकल एरियाज होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर कभी कभी हमले किए भी गए, लेकिन ऐसा नहीं कि
पूरे सबको मतलब पूरे के पूरे लोगों को ही मार देना ये पॉसिबल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए ईरान के अंदर। तो ये बंदर अब्बास हो गया, ये हारमुज हो गया, इसके अलावा तेहरान और इस्फान, ये देखिए ये तेहरान और इस्फान के अंदर की तस्वीरें। और एक स्पेशली आपको एक बात बताता हूँ, देखिए जो ये मतलब देखिए भारत के अंदर जो बैठे लोग हैं ना मुस्लिम, ये सोचते हैं कि नॉर्मली कोई भी लोग भारत के अंदर जो बैठे लोग हैं ना, इनको लगता है कि ईरान बहुत कट्टरपंथी देश है या फिर मतलब ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं। देखिए मैं सैकड़ों अभी तक है ना वहाँ के वीडियोस देख चुका हूँ, मतलब मुझे देश अलग अलग देश घूमना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है नहीं घूम सकते, अपनी अपनी बात होती है, पैसा, चलो ठीक है। लेकिन देखिए मैं इनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ और मुझे देखने को नॉर्मली चीज़ देखने को मिली कि देखिए ईरान जो है ना, अगर आप जैसे इस देश के अंदर जाते हैं, मतलब वहाँ की सरकार अलग होती है और वहाँ के लोग अलग होते हैं। लगभग आज भी 80% लोग ईरान के अंदर रहने वाले वो अपनी गवर्नमेंट से सहमत नहीं है, मतलब वो अपनी लाइफ खुद की जीते हैं 80% लोग। वहाँ के लोगों को कोई लेना देना नहीं वहाँ की सरकार से, चाहे सरकार कोई भी नियम बना ले। देखिए इनका लाइफस्टाइल अगर आप वहाँ पर जाएंगे ना, देखिए फिलहाल तो इन्हें एकदम पूरी तरीके से नॉर्मल है, युद्धों का यहाँ पर कोई असर नहीं है, पूरे मार्केट चालू है, सब चालू है। आपको यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो बुर्का हिजाब वहाँ पर लेके चलते हैं लोग, देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर है ना, मतलब ये हिजाब भी है ना, ये जब सड़क के ऊपर चलते हैं ना तभी मतलब ये क्या करते हैं, जब वहाँ पर पुलिस वाला आता है आसपास तब वो ऐसा सर के ऊपर रख लेते हैं। मतलब जैसे भारत के अंदर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, देखिए हेलमेट लेके मैं नहीं कभी चलता, मतलब जब कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला दिखता है तब ऐसे हेलमेट पहन लेते हैं, ताकि मतलब ये दिखाने के लिए कि देखो बाबा मेरे पास है। तो फिर ऐसी चीज़ है ना वहाँ पर है, मतलब यहाँ के लोग इतने ज़्यादा प्रोफेशनल है ना, इतने ज़्यादा इनकी हेयर स्टाइल, इनका ड्रेसिंग सेंस आप देखकर हैरान हो जाओगे। आपको किसी भी एंगल से नहीं लगेगा कि ये कोई मुस्लिम कंट्री है। इस देश के अंदर अगर आप घूमने जाओगे, पूरी पूरी के पूरे मतलब इनकी लाइफस्टाइल है ना इतनी प्रोफेशनल है, आपको ऐसा लगेगा कि इनके देश के अंदर जाके कि देखिए आप कोई यूरोप की कंट्री के अंदर हो या फिर आप यूएस, अमेरिका, यूके उन देशों के अंदर हो, ऐसा लगेगा। मतलब इतने प्रोफेशनल तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं। वहाँ पर हर एक चीज़ मिलती है, जैसे कि अगर है ना मैं इनके कई सारे वीडियोस के अंदर देख रहा था, वहाँ पर लड़कियों को शराब मतलब लड़कियाँ खुद आपको शराब ऑफर करती है। ये नॉर्मल चीज़ देखने को मिलेगी, जबकि ईरान के अंदर ये बैन है ये चीज़ें, लेकिन हर एक चीज़ वहाँ पर मिलती है और गवर्नमेंट को ये बात पता होती है। गवर्नमेंट है ना इनकी, मतलब भले ऊपर से दिखाती होगी कि देखो हम इस्लामिक है, ऐसा है वैसा है, लेकिन इनकी गवर्नमेंट को भी अच्छी तरीके से पता है कि हम अपने लोगों को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो फिर नियम बनाने के लिए, लेकिन पूरी लोकल लाइफ के अंदर क्या चल रहा है सबको पता होता है, यहाँ के पुलिस वाले से लेकर, क्योंकि हर किसी को अपनी फैमिली है। और देखिए मैंने ये भी देखा कि ये जो ईरान के अंदर इतने ज़्यादा लोकल, मतलब ये जो लोग है वहाँ पर इतने ज़्यादा प्रोफेशनल क्यों है, इसका पीछे का अगर आप कारण देखोगे ना, तो फिर देखिए 1980 तक यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे, क्योंकि यहाँ पर पूरा अमेरिका का इन्फ्लुएंस था। अमेरिका के अंदर जिस तरीके का लाइफस्टाइल था वो यहाँ पर फॉलो किया जाता था, लेकिन जैसे यहाँ पर है ना 1980 के अंदर जो तख्ता पलट किया गया और यहाँ पर इस्लामिक शासन आ चुका था, तब उसके बाद भी यहाँ पर लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की, बिल्कुल नहीं चेंज की। आज भी है ना वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जो पहले थी वही आज भी कैरी करते हैं। गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बहुत बार प्रेशर करने की कोशिश की, लेकिन ये मरने के लिए तैयार हो गए थे। कितने सारे लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन इन्होंने मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो जो अपनी लोकल मतलब जो लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं वही लाइफस्टाइल जीते। और ये इतने फ्रेंडली लोग होते हैं ना, आप भारत के अंदर कितने सारे यूट्यूबर्स को वहाँ पर मतलब जो भी गए उनके वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ की लड़कियाँ तो मतलब इतनी फ्रेंडली होती है ना, ये आपको एक जैसे आप उनके साथ बातचीत करना स्टार्ट करोगे ना, एक आपको फैमिली की मतलब आप उनकी फैमिली का हिस्सा हो, इस तरीके से ट्रीट करना चालू कर देंगे। इतनी अच्छी तरीके से वहाँ पर उनकी लड़कियाँ होती है, मतलब बहुत फ्रेंडली। तो फिर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ईरान के लिए, मतलब स्पेशली मैं ईरान के लोगों को बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। हाँ, बस उनके गवर्नमेंट के साथ उनका जमता नहीं है। और रही बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बोली थी कि मैं यहाँ के पाषाण मतलब यहाँ पर है ना मैं पाषाण युग में पहुँचा दूँगा ईरान को। अब ये देखिए यहाँ पर क्यों पॉसिबल नहीं है, ये बात मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर करवा देता हूँ। देखिए मान के चलिए अमेरिका ने और इज़राइल ने इन सभी मतलब ईरान के अंदर का सभी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया, सारी की सारी चीज़ें जैसे कि वहाँ पर उनकी इकोनॉमी चलती किससे जो ऑयल है, ऑयल की वजह से चलती है ना ईरान की इकोनॉमी। तो फिर ईरान के सारे ऑयल रिजर्व्स उड़ा दिए, सारी चीज़ें उड़ा दी। तो फिर ईरान इसके बदले में कुछ नहीं कर सकता क्या? अगर ईरान खत्म हो गया ना, तो फिर ईरान भी जानता है कि मैं भी इनके सभी देशों को खत्म कर सकता हूँ। मतलब ये दुबई, सऊदी अरब, यूएई, ये कतर, ये जो सारे देश है ना, मैं इन सभी को खत्म कर सकता हूँ। ईरान अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए ये सभी देश कतर, यूएई, सऊदी अरब, ये जो सभी बड़े-बड़े देश हैं ना, खुद अमेरिका को बोलते हैं कि नहीं यार आप मत मारो, क्योंकि अगर आप ईरान को खत्म कर दोगे तो फिर ये हमको खत्म कर देगा। और इनकी इकोनॉमी चलती किस वजह से? दुबई,
सऊदी अरब किसकी वजह से चलती है? इनका जो पर्यटन है इसी की वजह से चलती है। बुर्ज खलीफा, ये लोग यहाँ पर घूमने के लिए तो जाते हैं ना, इसके अलावा इनके पास जो तेल है इनकी वजह से इकोनॉमी चलती है इनकी। तो फिर जब ये डिसिलिटेशन वाटर, मतलब जहाँ पर ये वाटर प्यूरिफाई किया जाता है समंदर के पानी से, अगर मान के चलो ईरान को खत्म कर दिया जाता है, तो फिर ईरान ने इसके बदले में ना, ईरान के पास हथियारों की कमी नहीं है, ईरान इन सब की इन सारी चीजों को उड़ा देगा, दुबई, कतर और सऊदी अरब की। ये ताकत रखता है ईरान। तो फिर अगर ये इन सारे स्ट्रक्चर को उड़ा देता है, तो फिर ऐसा ही है, तुम भी खत्म हो जाओ, हम भी खत्म हो जाते हैं। तो फिर अमेरिका चाह कर भी कभी ना तो परमाणु बम मार सकता है, क्योंकि अमेरिका परमाणु बम मारेगा तो कहाँ मारेगा? लोकल लाइफ के ऊपर मारेगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो इनकी गवर्नमेंट हर एक जगह से ऑपरेट होती है ईरान के अंदर, हर एक जगह से। ईरान का ऐसा नहीं कि सुप्रीम लीडर को उड़ा दिया तो सब कुछ खत्म, नहीं। ईरान के अंदर का स्ट्रक्चर, मतलब मैं एग्जैक्टली आपको डिटेल में जाके नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन आप इस तरीके से समझिए कि अगर टॉप लीडर खत्म भी हो जाती है ना, तो फिर ईरान के अंदर की नीचे की लीडरशिप अलग अलग होती है, एक के बाद एक लीडर चालू रहता है, मतलब एक सीरियल नंबर हर एक लीडर का लगा रहता है कि इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। ये एक वहां पर नॉर्मल चीज है। जैसे सुप्रीम लीडर खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी वहां पर कंट्रोल करेगी सेना, और सेना हर जगह पर ऑपरेट करती है। तो फिर सेना अच्छी तरीके से जानती है ईरान की किस तरीके से उड़ाना है, तो फिर ईरान के पूरे सेना को मारना तो इम्पॉसिबल सी चीज है। तो फिर इसीलिए ईरान के अंदर कभी ऐसे हमले हो ही नहीं सकते, और ईरान को खत्म नहीं किया जा सकता। अभी रिसेंटली कुछ पिछले हफ्ते यूएई ने क्या किया, जो ईरान के साथ ट्रेड चलता था, मतलब लगभग ईरान को लगने वाला जो भी कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, अलग अलग गाड़ी के स्पेयर पार्ट हो गए, ये जो सारी लगने वाली लोकल की चीजें होती है ना, लगभग 30% सप्लाई जो है ना, वो ईरान को लगने वाला 30% सप्लाई सऊदी यूएई से होता है। तो फिर दुबई, मतलब तो फिर दुबई से होता है। तो फिर मान के चलो दुबई ने अभी तो है ना ये पूरा का पूरा सप्लाई बंद कर दिया, लेकिन इनका क्या बिगड़ेगा? इनको दुबई गया कोई बात नहीं, ये और ज्यादा मतलब यूएई को मारेंगे। मतलब आप तक जो कम मार रहे थे, वैसे भी बहुत ज्यादा मार झेलाए यूएई, लेकिन ये और ज्यादा मारेंगे इस यूएई को, और इनको कोई चिंता भी नहीं है। देखिए ईरान ने सारे के सारे जो सारे सप्लाई बंद किया, ये इनसे ले लेंगे। और वैसे भी है ना, इनके दो हैंड है, मतलब लेफ्ट और राइट, ऐसा मैं मानता हूँ। लेफ्ट हैंड ईरान है, और राइट हैंड कौन हो सकता है? राइट हैंड तो नॉर्थ कोरिया, किम जॉन, मेरे फेवरेट किम जॉन उन। ये मतलब जब भी अमेरिका ज्यादा उछल कूद करेगा ना, ये भाई साहब डायरेक्टली उनको बोल देंगे, मतलब नॉर्थ कोरिया को, किम जॉन को बोल देंगे कि अमेरिका को शांत करने का अभी तो मरा है। और मतलब ये एक तरीके से कंट्रोल करती है किसी ना किसी तरीके से दुनिया को। तो फिर इनके पास ना तो पैसे की कमी है, और ऐसे देश जो इनके कहने पर किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाएगी, ये इतनी ताकत रखते हैं चाइना वाले। और देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहते हैं ना, मतलब शांति, उनको एक शांति पुरस्कार चाहिए नोबेल वाला, वैसे तो ये इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये शांति के पीछे क्या क्या करते हैं सबको पता है। वैसे भी ये जो नोबेल पुरस्कार होता है शांति का, ये अपने फेवरेट लोगों को ही दिया जाता है। मतलब एक तरीके से दिखाया जाता है कि नहीं देखिए, हम तो मतलब उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो शांति का, मतलब शांति फैला रही है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मान के चलो जो कमेटी होती है, उस कमेटी के अंदर अपने मोदी जी को बिठा दिया जाए, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे? वो उनके फेवरेट, जैसे कि वो मेलोनी को, जो मेलोनी है इटली के प्रधानमंत्री, उनको दे देंगे। मतलब उनका बॉन्ड अच्छा है। तो फिर उसी तरीके से ना, जैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने किसी करीबी फ्रेंड को, दोस्त को दे सकता हूँ। तो फिर मतलब इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये वहाँ पर एक नॉर्मल चीज़ है। तो फिर जो कुछ भी मुझे आपको बताना था वो यही था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी। वैसे तो मैं रेगुलरली कभी बोलता भी नहीं हूँ।